Okay, so we are going to discuss in today's video about the anti-hypertensive drugs. Anti-hypertensive drugs. So anti-hypertensive drugs, the drugs which are used in the treatment of hypertension. So what is hypertension? When your blood pressure is increased from its normal value. So what is blood pressure? Blood pressure, if you see, blood pressure is equal to cardiac output multiplied by TPR. TPR is total peripheral resistance, cardiac output. So blood pressure is equal to cardiac output multiplied by total peripheral resistance, and cardiac output is equal to stroke volume multiplied by heart rate. So if your stroke volume is increased due to any reasons, due to activations of your sympathetic system, so your stroke volume is increased. Stroke volume increase will result in increased cardiac output. Increased cardiac output is directly proportional to your increase in blood pressures. So which system particularly is going to activate or going to increase your stroke volume or going to increase your total peripheral resistance, or which system is going to activate your heart or result in tachycardia? So system which is going to produce the tachycardia, produce the increase in stroke volume, increase in cardiac output, obviously it will increase the blood pressure. So blood pressure कैसे बढ़ेगा? Blood pressure आपका, अगर particularly there are two systems which are controlling our bodies, parasympathetic and sympathetic systems. So sympathetic system जो है हमारा, अगर वो ओवर एक्टिवेट होता है और प्रीडोमिनेंट होता है ओवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा. स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं बॉडी में, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो न्यूरो जो केमिकल रिलीज़ होंगे उनका नाम है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन्स, डोपामिन्स. तो ये एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन्स हार्ट पे जो रिसेप्टर्स हैं बीटा 1 है उनके. तो बीटा 1 जब आपका एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, अगर आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम अगर आपका एक्टिवेट होता है, तो बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होते हैं, जो केमिकल रिलीज़ होगा, जो सिग्नल जाएगा, वो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन रिलीज़ होंगे. एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन के जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर वेयर एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन एक्ट, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. पैरासिम्पैथेटिक के दो तरह के रिसेप्टर हैं, वो है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक. तो हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक की. सो सिंपैथेटिक के आपके रिसेप्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा ऑल ओवर द बॉडी. अल्फ़ा में भी फिर कैटेगरी है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, और बीटा में आपके बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, राइट. ये इनके सब टाइप्स हैं. तो मैंने बताया जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम प्रीडोमिनेट करता है, तो केमिकल जो रिलीज होते हैं वो है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, राइट. वो एक्ट करेंगे कौन से रिसेप्टर? सारे रिसेप्टर उनके लिए अवेलेबल हैं. वो अल्फ़ा 1 पे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा 2 पे भी कर सकते हैं, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे, बीटा 3 पे भी, कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं, एवरीवेयर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन सेलेक्टिव इन नेचर. दे आर नॉट सेलेक्टिव. दीज आर द एंडोजीनियस मॉलिक्यूल. ये हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं. जब किसी पर्सन में ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा? अगर बीटा 1 रिसेप्टर्स, मैंने पहले भी बताया था, बीटा 1 रिसेप्टर आपके हैं हार्ट के ऊपर. हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं वो आपके वेंट्रिकल में भी हैं, एट्रिया में भी हैं. बीटा 1 रिसेप्टर इज़ देयर. और बीटा 1 रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट होते हैं, दिस एड्रेनलिन विल एक्ट ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर. और बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके बिलोंग करते हैं जीपीसीआर से. तो जीपीसीआर का हमने कई बार डिस्कशन किया है. जीपीसीआर इज ए 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स. वी ऑल्सो कॉल्ड इट ए सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स. वी ऑल्सो कॉल्ड इट ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. तो जब आपके एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, तो आपकी जो पर्टिकुलर जी प्रोटीन जो एक्टिवेट होगी वो है जीएस. एंड जीएस जो है दैट इज अ स्टिमुलेटर इन नेचर. इट गोइंग टू एक्टिवेट वन एंजाइम जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज. एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? एटीपी को तोड़ेगा. एटीपी को तोड़ने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? सीएमपी. इंक्रीज इन सीएमपी विल एक्टिवेट योर प्रोटीन काइनेजेस. प्रोटीन काइनेजेस क्या करेगा? इन्फ्लक्स करवाएगा कैल्शियम का. जितना ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, उतना वो ट्रोपोमाइसिन्स के साथ बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद एक्टिन मायोसिन फिलामेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेगा अल्टीमेटली आपका वेंट्रिकल्स. तो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम. और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी. कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. तो आप कैसी दवाइयाँ देना चाहोगे? अगर कोई बीपी का पेशेंट्स है, एंटी हाइपरटेंसिव, कैसी दवाइयाँ देना चाहोगे? जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करे या सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करे?
ऑब्वियसली यू वांट सच काइंड ऑफ मेडिसिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करे, राइट। सो वी हैव ए मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट्स जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करती हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आपके एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन जब रिलीज होते हैं, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और हम बात करते हैं कि आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, 95% केसेस आर देयर हुज ईटियोलॉजी इज़ अननोन। ईटियोलॉजी का मतलब है कि उनका रीज़न ही नहीं पता कि किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम अज्यूम करते हैं कि उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन की वजह से, हैवी मेटल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, देयर आर सो मेनी रीजन्स वी आर प्रिडिक्टिंग, बट एग्जैक्ट रीजन वी डोंट नो इन 95% केसेज। 5% केसेज जो हमारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन आती है उसमें हमें पता होता है कि एड्रेनल की कोई प्रॉब्लम है या किसी और रीजन से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अगर आप रीजन को ठीक करोगे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बट एंटी हाइपरटेंसिव जो मैंने बताया 95% केसेज जो हैं हमारे, उनके रीज़न ही नहीं पता। अगर रीज़न नहीं पता तो बीमारी कैसे क्योर होगी। तो दैट्स वाई जब हम एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ शुरू करते हैं तो वो पूरी लाइफ टाइम खानी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर आपका ब्लड प्रेशर एक कट ऑफ और उस पे है, बॉर्डर लाइन पे है, देन वी ऑलवेज सेइंग टू द पेशेंट्स कि भाई एक्सरसाइज कर लो, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखो, ये चीज़ें मत करो, यू हैव टू स्लो डाउन, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा ये मत करो, एंजाइटी मत करो। वाई? बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ओवर एक्टिवेट। तो ओवर एक्टिवेट अगर सिंपैथेटिक सिस्टम होगा तो इस तरह के केमिकल रिलीज होंगे, और इस तरह के केमिकल रिलीज होंगे तो वो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर उसके लिए अवेलेबल है। बीटा 1 रिसेप्टर जो हमारे हार्ट पे अवेलेबल है, दैट बिलोंग्स टू जीपीसीआर। जीपीसीआर हमने कई बार पढ़ लिया, इट्स ए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जिसकी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट्स ए 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। इसके 2 पार्ट हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक इंट्रा सेलुलर डोमेन, राइट। इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल। तो जब ये एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बीटा 1 रिसेप्टर, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर, दिस इज जीपीसीआर। तो ये यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इट्स गोइंग टू एक्टिवेट योर जीएस फॉर्म। जी प्रोटीन्स आपके डिफरेंट आइसोफॉर्म में है, जीएस, जीक्यू, जीआई। तो इस केस में आपकी एक्टिवेट होगी जीएस। जीएस जब एक्टिवेट होती है तो एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, क्या बनाता है, सीएमपी। सीएमपी, सो सीएमपी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। सीएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेजेस क्या करेंगे, आपके जो कैल्शियम चैनल है सेल मेम्ब्रेन पे, उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देगी। कैल्शियम चैनल की, कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन होगी तो कैल्शियम चैनल लंबे टाइम के लिए ओपन होगा। लंबे टाइम के लिए ओपन होगा तो मोर इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का। मोर इन्फ्लक्स होगा तो कार्डियक के केस में आपका कैल्शियम इंटरेक्ट करेगा ट्रोपोमाइसिन के साथ। ट्रोपोमाइसिन के साथ जब कैल्शियम लगेगा तो आपके एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। और कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ गई, एंड बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई टीपीआर, राइट। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अनदर थिंग इज जब एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन अल्फा रिसेप्टर्स पे लगेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन योर ब्लड वेसल्स, अल्फा 1। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जब आपका एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, दैट रिजल्ट इन वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो कौन सा पार्ट बढ़ेगा, टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स, कौन सा पार्ट बढ़ रहा है, टीपीआर, और टीपीआर जब बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ जाएगा, बिकॉज बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो दीज आर द 2 बेसिक मैकेनिज्म बाय विच योर sympathetic system is increasing your blood pressures, right? So again quickly if I tell, 2 चीज़ों से हो रहा है, एक बीटा 1, एक अल्फा 1 रिसेप्टर्स। बीटा 1 कहाँ पे है, हार्ट पे, अल्फा 1 कहाँ पे है, ब्लड वेसल्स पे, राइट। जब एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन लग रहा है तो हार्ट का क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है वेंट्रिकल का, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दे रहा है। कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है तो बीपी बढ़ जा रहा है, राइट। और जब ब्लड वेसल्स पे एक्ट कर रहा है आपका एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन,
बिकॉज दिस इज नॉन सेलेक्टिव इन नेचर। तो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो कौन सा पार्ट बढ़ेगा इक्वेशन में, TPR। और अगर बीटा 1 पे एक्ट कर रहा है एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन तो कौन सा पार्ट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट। तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दिस इज द इक्वेशंस। एक बीटा 1 जो है वो कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहा है और अल्फा 1 जो है वो TPR को बढ़ा रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शंस हो रही है। तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब दवाइयों की बात करें तो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट ड्रग कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन इज सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक वर्ड आई एम यूजिंग। सिंपैथोलाइटिक क्यों यूज कर रहा हूँ कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम को तोड़े, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करे, वैसी दवाइयाँ चाहिए हमें। क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम प्रीडोमिनेट होता है ओवर पैरासिम्पैथेटिक। तो हम ऐसी दवाइयाँ लेंगे जिससे हमारा सिंपैथोलाइटिक, नॉट द सिंपैथोमाइमेटिक। तो जब आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट लाइटिक नॉट माइमेटिक, राइट। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है पेशेंट्स का तो आप कैसी दवाइयाँ दोगे, जो सिंपैथोमाइमेटिक हो, जो सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करे। यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव, आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो आपको सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं दैट इज द क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा। These are the two drugs which comes under centrally acting sympatholytic drugs. So you know that centrally acting sympatholytic drugs, central nervous system is your CNS and spinal cord. So we are talking about here in the neurons which are adrenergic, right? So we are talking about the drugs which are acting on centrally acting sympatholytic drugs, right? So one drug is clonidine. So clonidine is the drug which is alpha 2 agonist. Clonidine and methyl dopa both are the drugs which are the alpha 2 agonist. Now question might arise in your mind कि सर आपने तो बोला कि सिंपैथेटिक सिस्टम को लाइसिस करना है, आप यहाँ एगोनिस्ट दे रहे हो अल्फा रिसेप्टर का, तो हाउ इट विल स्लो डाउन, हाउ इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। आपने बताया कि हमें सिंपैथेटिक सिस्टम स्लो डाउन करना है, आप क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो अल्फा 2 एगोनिस्ट, आप ऐसी दवाई दे रहे हो जो अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। तो ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर की लोकेशन हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, इट्स नॉट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक भी होता है बट कम होता है। सो दिस इज योर न्यूरॉन्स, दिस आर प्री सिनेप्टिक, दिस आर पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर्स हैं दैट इज अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक। इनका काम क्या है, नॉर्मली आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है वेसिकल्स में, योर केमिकल्स। What is neurotransmitter? Neurotransmitter is a chemicals which helps in the transmissions of signal from one neuron to another neuron. So which is stored inside the vesicles. Whenever any action potential generates, for example, there is a movement of sodium ions or calcium ions, these vesicles will fuse with the membrane. और जो केमिकल इसके अंदर स्टोर है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, इस गैप के बीच। दिस गैप बी कॉल्ड सिनेप्टिक लेफ्ट। And यहाँ पे this is the post synaptic, here is the receptor for this chemical and it will take the signal further. So like that this happens, right? Sorry. But आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स का काम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पे जितना केमिकल रिलीज होना था वो हो गया, सिनेप्टिक लेफ्ट में आ गया, जितना बच गया जो केमिकल इट विल बी स्टोर्ड बैक, इट विल बी रीअपटेक बैक बाय द न्यूरॉन। तो ये केमिकल दोबारा स्टोर होके यहाँ वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, दैट इज द अल्फा 2, रोल ऑफ अल्फा 2। नाउ यू सी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा 2 एगोनिस्ट। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपका केमिकल स्टोर है एड्रेनलिन, राइट, सिंपैथेटिक सिस्टम्स का। अब कोई चीज़ इस अल्फा 2, कोई दवाई ऐसी दवाई है जो इसको स्टिमुलेट करे और ज़्यादा रीअपटेक करवाए, तो वो बीपी को स्लो डाउन करेगी या बढ़ाएगी, इट विल बी स्लो डाउन। क्यों करेगी स्लो डाउन, क्योंकि जो ये केमिकल है जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे लग रहा है वो आगे आपके ब्लड प्रेशर को, सिग्नल को लेके जा रहा है। तो अगर आप इसकी रीअपटेक को बढ़ा दोगे तो ये रीअपटेक
यहाँ पे होती जाएगी, यहाँ जो भी हुआ वो रीअपटेक हो गया, अल्फा 2 एगोनिस्ट, सो इट विल बी स्लो डाउन। अल्फा 2 रिसेप्टर एक्ट एज ए ब्रेक टू द सिंपैथेटिक सिस्टम, ये ब्रेक का काम करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। तो आप ऐसी दवाई दोगे जो इस ब्रेक को और बढ़ाए, क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी ओवर एक्टिवेट हो चुका है। तो दीज आर दी वन ड्रग दैट इज द क्लोनिडीन। अल्फा मिथाइल डोपा इज ऑल्सो अल्फा 2 एगोनिस्ट, बट इसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों अल्फा 2 एगोनिस्ट है, पर ये अलग तरीके से करती है, ये डायरेक्ट करती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म ऑफ क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा? क्लोनिडीन तो बता दिया, अल्फा मिथाइल डोपा it's also a alpha 2 agonist, but how it's producing the effect? To understand its mechanism, you have to be memorize your biosynthesis of your adrenaline and non-adrenaline, कि biosynthesis कैसे होती है adrenaline non-adrenaline की। तो अगर मैं बात करूँ, this is CH2 CH NH2 COH. What is this molecule? This is alanine, right? Alanine is one of the amino acid का नाम है। अमाइनो एसिड की जब भी बात करते हैं तो देयर आर 2 ग्रुप्स NH2 एंड COH, राइट? देन देयर इज अमाइड लिंकेज CONH2 with many amino acids, and amino acids will makes the protein, right? This is alanine. With alanine, if you are adding the phenyl group, then what it will become? It will become phenylalanine. So phenylalanine, when there is a hydroxylase enzymes, if add the hydroxyl group, this molecule is tyrosine. So tyrosine is the starting material for the biosynthesis of adrenaline and non-adrenaline. Tyrosine क्या है? Alanine, phenyl and hydroxyl group. This is your tyrosine. So now tyrosine's hydroxylase is the enzymes which will act on the tyrosine. This molecule name is tyrosine. So there is a enzymes that is tyrosine hydroxylase. टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एज इट्स नेम इंडिकेट, ये क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ ऐड करवाएगा? दिस इज योर मॉलिक्यूल CH2 CH NH2 COH, राइट? दिस इज योर टायरोसिन मॉलिक्यूल। अब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज एक्टिंग ऑन टायरोसिन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोक्सिलेज ये क्या करेगा? एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवा देगा। अब इस मॉलिक्यूल का नाम है डोपा स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल, एंड दिस इज एलानिन। सो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन इज डोपा, but again it's not a neurotransmitters, right? So to convert dopa into the dopamine, what has to be removed from these structures? You have to remove this carboxyl group. So who will remove this carboxyl group? कौन हटाएगा? आपका there is a enzymes that is a decarboxylase. So decarboxylase is a enzymes which will remove this carboxyl group from the structure. तो अब जब आप ये वाला हटा दोगे, रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम रहोगे, तो ये क्या बन जाएगा? डोपामीन, राइट? तो डोपामीन की स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी, कैसे बनेगी? ये CH2 CH, राइट, एंड NH2, एंड देयर इज ए OH. So this is your dopamine. You have just removed the carboxyl group. Dopamine. This dopamine will stored inside the vesicles. यहाँ पे वेसिकल्स में ये डोपामिन स्टोर हो जाएगा। वेसिकल्स में देर आर अदर एंजाइम्स विच विल कन्वर्ट दिस डोपामिन इनटू नॉन एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन कन्वर्ट होने के लिए बीटा पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। सो बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स विल वर्क ऑन दिस डोपामिन मॉलिक्यूल, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप ऐड कर देगा। नाउ इट्स बिकम्स नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बनने के लिए देर इज ए N-methyl transferase. It will add NCH3 molecules. So now it becomes adrenaline. So this is non-adrenaline. To become a adrenaline, their methyl transferase enzymes will work. So this is the biosynthesis of your dopamine, adrenaline, non-adrenaline. Again quickly, maybe see, first is CH2 CH NH2 COH. इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? एलानिन, राइट? इसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा तो क्या बन गया?
फिनाइल एलानिन, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ, नाउ दिस मॉलिक्यूल नेम इज टायरोसिन। टायरोसिन, टायरोसिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। टायरोसिन पे जब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम्स वर्क तो क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज OH, OH रिमेनिंग इज सेम CH2 CH NH2 COOH। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, दिस मॉलिक्यूल नेम इज डोपा। अब इसका नेमिंग करो, डोपा की नेमिंग कैसे होगी, डाई हाइड्रोक्सी, राइट, फिनाइल, एंड दिस मॉलिक्यूल नेम इज एलानिन। So dihydroxyphenyl alanine is dopa. अब this dopa will convert into dopamine. So how it will be convert? This carboxyl group will be removed. Who will remove? कौन remove करेगा इस carboxyl group को? There is a decarboxylase enzymes. So decarboxylase enzymes will act on this molecule. Decarboxylase. So this decarboxylase enzymes will remove this carboxyl group. Now this is your molecule. Rest is same, OH, OH, right, CH2 CH NH2, वैलेंसी आप देख सकते हो बाद में। दिस इज योर डोपामीन। क्या रिमूव किया आपने, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव किया, ये डोपामीन बन गया। डोपामीन कहाँ पे स्टोर हुआ, वेसिकल में। वेसिकल्स में एक एंजाइम्स और है, दैट इज द हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। सो बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा एंजाइम्स, इस स्ट्रक्चर में, ये आपकी सेम स्ट्रक्चर है, सॉरी, OH OH, राइट, देन CH2 CH NH2, यहाँ पे बीटा पोजिशंस पे क्या करेगा, OH ऐड कर देगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एडरलिन, नॉन एडरलिन, Na we represent is somewhere you will find people are writing like this, non-ADR, non एडरलिन। अब नॉन एडरलिन को एडरलिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, देयर इज ए वन अनदर एंजाइम्स व्हिच विल वर्क, एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, N मिथाइल ट्रांसफेरेज। नाउ दिस NH विल बिकम NCH3, दैट इज योर एडरलिन। सो दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ योर एडरलिन एंड नॉन एडरलिन। सो नाउ we are talking about the mechanism of action of the one drug, that is a centrally acting sympatholytic drug which is used as a antihypertensive drug, and name of drug is alpha methyl dopa, right? We are talking about mechanism of action of alpha methyl dopa. So alpha methyl dopa will reach at this point where dopa is available. सो व्हेन यू, जब आप पेशेंट्स को दवाई दिए अल्फा मिथाइल डोपा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डोपा तो है ही, डोपा के साथ साथ क्या है मॉलिक्यूल एक और, अल्फा मिथाइल डोपा, जो कि सिमिलर टू डोपा है, जस्ट मिथाइल ग्रुप इज एडेड, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डोपा। अब क्या करेगा, जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स है, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर रहा है, डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा है, वो एंजाइम्स क्या करेगा, अल्फा मिथाइल डोपा को भी अल्फा मिथाइल डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा। वो एंजाइम्स भी आपके अल्फा मिथाइल डोपा को भी कन्वर्ट कर देगा। तो आपका अल्फा मिथाइल डोपामीन बन गया। अल्फा मिथाइल डोपामीन के बाद अल्फा मिथाइल नॉन एडरलिन बन जाएगा, अल्फा मिथाइल एडरलिन बन जाएगा। एंड दीज अल्फा मिथाइल एडरलिन, नॉन एडरलिन, these are the powerful stimulators of your alpha 2 receptors. Stimulator of alpha 2 receptors means it's a agonist of alpha 2. एंड हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा 2 को जो स्टिमुलेट कर रही हैं ड्रग्स, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में यूज हो रही हैं। तो अल्फा मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन का मैकेनिज्म समवट डिफरेंट। अगेन क्या डिफरेंस है क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा के मैकेनिज्म में, बोथ आर सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, दोनों सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग हैं। अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा दोनों क्या है, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग। क्लोनिडीन भी सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग में है, अल्फा मिथाइल डोपा भी सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स में है। डिफरेंस क्या है, क्लोनिडीन डायरेक्टली इज एक्टिवेटिंग योर प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, दैट इज अल्फा 2, सो इट्स ए अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा मिथाइल डोपा is also the alpha 2 agonist, but its action is little bit different. How it's going to activate alpha 2 agonist, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है, जब आपकी बायोसिंथेसिस होती है टायरोसिन, टायरोसिन से क्या बना डोपा,
अगर हम स्ट्रक्चर की बात ना करें, डोपा से टायरोसिन में यहाँ पे क्या ऐड हुआ, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स कन्वर्ट दिस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ। यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स काम किया, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने इस डोपा को कन्वर्ट कर दिया डोपामीन में, और डोपामीन में बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने कन्वर्ट कर दिया इसको नॉन एडरलिन में। नॉन एडरलिन एडरलिन बन गया बाय द एक्शंस ऑफ योर एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया ट्रांसफेरेज, राइट। नाउ अल्फा मिथाइल डोपा यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे अल्फा मिथाइल डोपा भी पहुँच जाएगा ड्रग्स। अब ये डी कार्बोक्सिलेज अल्फा मिथाइल डोपा को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्फा मिथाइल डोपामीन में। अल्फा मिथाइल डोपामीन किस में कन्वर्ट कर जाएगा, अल्फा मिथाइल नॉन एडरलिन में एंड अल्फा मिथाइल एडरलिन। These alpha methyl adrenaline, alpha methyl non-adrenaline, alpha methyl dopa, these are the stimulant of your alpha 2. That is the difference. हैं दोनों ही alpha 2 एगोनिस्ट है, alpha methyl dopa भी, क्लोनिडीन भी, बट ये अलग वे से उसको एगोनिस्टिक एक्शन दे रहा है, क्लोनिडीन डायरेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट सेंट्रली एक्टिंग sympatholytic drugs which we are using as a antihypertensive drug. But again, these are not the drug of choice because these are associated with various adverse drug reaction as well. So we are talking here centrally acting sympatholytic. Now there is a nerves which are originated, right? We have I think already discussed many times. You can't differentiate. आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो वेसिकल्स में जो केमिकल स्टोर हैं, this chemical is always acetylcholine. You can't differentiate between sympathetic and parasympathetic system at this point because it's always contains the preganglionic fibers, always contains the chemical that is the acetylcholine. Postganglionic fibers में if your chemical is adrenaline, non-adrenaline, then you call it a sympathetic. If it's a still acetylcholine, you will call it a parasympathetic. तो ये हमने डिस्कस किया था जब when we have discussed difference between sympathetic and parasympathetic system. और भी लेंथ ऑफ फाइबर के बेसिस पे भी डिफरेंस है, और डिफरेंस है आपका ओरिजन, क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो और डॉर्सोलिम्बर आउटफ्लो पे। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल बट पर्टिकुलरली नाउ नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स वी हैव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तो जो यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहा है गैंग्लिया में, दीज केमिकल्स, सो यू कैन ब्लॉक इट्स एक्शंस, राइट, दिस इज योर गैंग्लियन. But ganglionic blockers is not going to block only the sympathetic, but it also going to block parasympathetic as well. So that's why clinically nowadays we are not using the ganglionic blocker agents currently. Drug is like hexamethonium. Hexamethonium we are not using currently ganglionic blockers for the hypertension. For the hypertension we are not using ganglionic blocker. Reason is ये क्या करेगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, दोनों सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, राइट. सो वी आर नॉट यूजिंग क्लिनिकली. नाउ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज, नाउ दिस गोज फर्दर, दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड देन दिस केमिकल विल बी रिलीज एंड एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स. टारगेट organ can be your heart, target organ can be your liver, whatever. So these chemical will be released here. So next classification जो हमारी ड्रग्स की है एंटी हाइपरटेंसिव में, we are giving the blocker of this one, and these classifications will be post sympathetic nerve ending blocker, post sympathetic nerve ending blocker, right, sympathetic nerve ending blocker. This is next classifications of antihypertensive drug. Under that classifications we have a 3 drugs, 3 drugs हैं जो यहाँ पे काम करती हैं. ड्रग्स का नाम है गुआनाड्रिल, नेक्स्ट इज योर रेजरपेन, नेक्स्ट इज योर मीटायरोसिन. दीज आर दी 3 ड्रग्स. कहाँ पे काम कर रही हैं ये आपका CNS है, ये आपका गैंग्लिया आ गया, यहाँ से आगे जो नर्व्स जा रही हैं जो आपके पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकर, यहाँ से जो आपका वेसिकल में स्टोर जो रिलीज हो रहा है टारगेट ऑर्गन की तरफ, आप उसी को ब्लॉक कर दो तो क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन कम हो जाएगी. तो ड्रग्स आर गुआनाड्रिल, रेजरपेन,
मी टायरोसिन्स, ये सारी आपकी पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकर हैं, बट अगेन इनके मैकेनिज्म में भी स्लाइटली डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? ग्वानाड्रिल का मैकेनिज्म क्या है? ग्वानाड्रिल क्या करती है, जो ये केमिकल स्टोर है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, यहाँ पे इसको क्या करेगी ग्वानाड्रिल, क्या होगी इसमें अपटेक करेगी वेसिकल में, और ये जो केमिकल स्टोर है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इसको डिस्प्लेस करेगी बाहर को। तो इसको यहाँ वेसिकल से रिलीज करवा देगी। अभी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ है, इसको रिलीज करवा देगी। रिलीज करवा देगी तो आपका क्या होगा, रिलीज करवाएगी तो बाहर जो है देयर इज ए एंजाइम्स दैट इज माओ, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो सिनेप्टिक लेफ्ट में प्रेजेंट है और इस केमिकल को तोड़ देगी। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग कि ग्वानाड्रिल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ग्वानाड्रिल क्या करती है, जो आपका ये न्यूरॉन्स में ये केमिकल स्टोर है, यहाँ पे ये केमिकल क्या है, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन है, ठीक है। ग्वानाड्रिल दवाई जाएगी, वो क्या करेगी, वेसिकल में जाएगी, इस एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगी और बाहर रिलीज कर देगी। बाहर रिलीज करेगी तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है माओ, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। माओ इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज क्या करेगा, इस केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और आप वही चाहते हो, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, यू वांट कि सिंपैथेटिक सिस्टम आगे ना ट्रांसमिट हो। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्वानाड्रिल। रेजरपिन का मैकेनिज्म समथिंग डिफरेंट, अगेन वो वहाँ पे एक्शन कर रही है बट मैकेनिज्म इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ग्वानाड्रिल। रेजरपिन क्या करती है, रेजरपिन ये जो वेसिकल में जो केमिकल अपटेक होता है, स्टोर होता है बनने के बाद, सिंथेसिस के बाद, ये इसको ब्लॉक कर देगी, अपटेक को ही। तो आपके पास वेसिकल तो होंगे, पर वेसिकल्स में क्या जो केमिकल बायोसिंथेसाइज हो रहा है वो क्या स्टोर हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि रेजरपिन ने इसके जो चैनल हैं जिसके थ्रू ये अपटेक होता है, इसी को ही ब्लॉक कर दिया रेजरपिन ने। तो आपके पास वेसिकल तो है पर वेसिकल खाली है। तो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी होता है तो वेसिकल तो कुछ रिलीज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेजरपिन। बट रेजरपिन अगर लंबे टाइम के लिए ले रहे हो तो इट रिजल्ट इन सुसाइड। तो दैट वी विल डिस्कस कि हाउ इट विल रिजल्ट इन सुसाइड। मी टायरोसिन भी वहीं पे ही एक्ट कर रही है, बट मी टायरोसिन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। मी टायरोसिन इज जो आपका टायरोसिन मॉलिक्यूल, यहाँ से टायरोसिन जो डोपा में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो मी टायरोसिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, इसको कैप्चर कर लेगी। तो मी टायरोसिन ड्रग इसको अगर कैप्चर कर लिया, तो अगर ये टायरोसिन को कन्वर्ट ही नहीं कर पाया डोपा में, तो डोपा से डोपामिन नहीं बनेगा, डोपामिन से आपका नॉन एड्रेनलिन बनेगा, नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन नहीं बनेगा। तो दीज ऑल आर द ड्रग्स विच आर एक्ट ऑन पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकर, पर तीनों के मैकेनिज्म स्लाइटली डिफरेंट है। अगेन क्विकली आई एम रिपीटिंग, ग्वानाड्रिल क्या कर रहे थे, ग्वानाड्रिल वो दवाई है जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है वेसिकल्स में पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन में, उसको डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ से इसको रिलीज करवा दे रही है, यहाँ से सिनेप्टिक लेफ्ट में आ रहा है, और यहाँ पे एक एंजाइम है माओ, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, वो इसको तोड़ दे रहा है। दैट इज द ग्वानाड्रिल। दूसरी है आपकी ड्रग्स रेजरपिन क्या कर रही है, रेजरपिन इसको फिल ही नहीं होने दे रही। जो आपका जो मैंने बताया बायोसिंथेसिस, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर आपका डोपा बना, तो वो सारा जब डोपामिन बन गया तो वो स्टोर होना है वेसिकल में। तो स्टोर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है अंदर। तो रेजरपिन क्या करेगी, इन ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देगी। ट्रांसपोर्टर ब्लॉक कर दोगी तो आपके वेसिकल तो है, पर वेसिकल में कोई न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं है, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन ही नहीं है, राइट? एंड देन थर्ड इज मी टायरोसिन क्या करेगी, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को हाईजैक कर लेगी। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर हाईजैक हो गया तो टायरोसिन से आपका डोपा नहीं बनेगा, डोपामिन नहीं, नॉर्एड्रेनलिन नहीं, एड्रेनलिन नहीं, राइट? सो दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर योर। अभी तक हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी एंटी हाइपरटेंसिव में? एंटी हाइपरटेंसिव
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में अभी हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशनें पढ़ ली? एक सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग, जिसमें हमने कौन सी पढ़ी? सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक में क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा, ये पढ़ी दो। फिर हमने सेकंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर इज़ नॉट यूज्ड for the hypertension due to their safety. Drugs under this one is hexamethonium, right? Then third we have read about post sympathetic nerve ending blocker, post sympathetic nerve ending blocker, उसमें हमने कौन से पढ़े? नर्व एंडिंग ब्लॉकर। उसमें हमने दवाइयाँ जो पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? एक पढ़ी हमने ग्वानाड्रिल, एक पढ़ी हमने रेजरपेन, एक हमने पढ़ी मीटायरोसिन, ये दवाइयाँ पढ़ी हमने अभी तक एंटी हाइपरटेंसिव में। तो एक एक करके क्विकली, क्लोनिडीन का क्या मैकेनिज्म था? अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा मिथाइल डोपा भी अल्फा 2 एगोनिस्ट, पर कैसे करती है? ये आपका अल्फा मिथाइल, जो आपकी बायोसिंथेसिस वाला जो स्टेप्स हैं वहाँ पे अल्फा मिथाइल डोपा अवेलेबल हो जाएगा। अल्फा मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल डोपामिन बनेगा, अल्फा मिथाइल डोपामिन से अल्फा मिथाइल नॉन एड्रेनलिन, अल्फा मिथाइल एड्रेनलिन, एंड दीज आर दी पावरफुल स्टिमुलेटर्स ऑफ अल्फा 2। और अल्फा 2 कहाँ पे है रिसेप्टर? प्री सिनेप्टिक में। वो ज़्यादा एगोनिस्टिक होगा तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक ज़्यादा होगी, तो आपकी ट्रांसमिशन स्लो डाउन होगी, राइट। दूसरा हमने पढ़ा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, हमने नहीं स्टडी किया क्योंकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। सो दैट ड्रग इज हेक्सामिथोनियम। पोस्ट सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकर में 3 ड्रग्स हैं, ग्वानाड्रिल, रेजरपिन, मीटायरोसिन। ग्वानाड्रिल ड्रग क्या कर रही है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है वेसिकल्स में उसको डिस्प्लेस कर रही है और बाहर निकाल दे रही है, और बाहर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है MAO, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, वो क्या कर दे रहा है? उसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है, राइट। रेजरपिन वो दवाई है जो इस वेसिकल को ही फिल नहीं होने दे रही है, राइट। मीटायरोसिन वो दवाई है जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को हाईजैक कर दे रही है, तो उसके बाद वो आपकी बायोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है। सो दीज 3 ड्रग्स वी हैव डिस्कस सो फार। सो नाउ नेक्स्ट अब हम कहाँ पे स्लो डाउन कर सकते हैं सिंपैथेटिक को? एक तो हमने यहाँ पे ट्राई की, एक हमने यहाँ पे ट्राई की कि वो रिलीज ही ना हो। अब अगर रिलीज हो गया यहाँ पे एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, ये आपके टारगेट ऑर्गन है, तो आप क्या करो? एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन हैज टू बी एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर्स कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा, तो आप इन रिसेप्टर्स का ब्लॉकर दे दो। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ब्लॉकर ऑफ सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, तो आप उनके ब्लॉकर दे दो, राइट। तो ब्लॉकर में अगर हम बात करें अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 1 को ब्लॉक कर दो। अल्फा 1 कहाँ पे है? ब्लड वेसल्स पे। क्या कर रहे थे? नॉर्मली ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो बीपी कैसे बढ़ा रहे थे? बीपी इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई टीपीआर। कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे और टीपीआर को बढ़ा रहे थे, टीपीआर बढ़ रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। आप ऐसी दवाई दे दो कि अल्फा 1 के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दो, तो अल्फा 1 एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन तो बन रहा है, पर जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में है जहाँ पे इसको बाइंड करना है वहाँ पे दवाई ने ही उसको ब्लॉक कर रखा है ऑलरेडी। वो बन तो रहा है पर जो आपकी दवाई है उसने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रखा है। तो दीज काइंड ऑफ ड्रग्स वी कॉल्ड अल्फा 1 ब्लॉकर्स, एंड ड्रग्स अंडर दिस इज प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन। These are the drugs which are the alpha 1 blockers, right? Alpha 1 blockers जब आपने ब्लॉक कर दिया तो इट विल रिजल्ट इन वैसोडाइलेशन होगी तो आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है अल्फा 1 ब्लॉकर्स और कोई भी वैसोडाइलेटर जब हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देते हैं, पेशेंट्स कई बार कंप्लेंट करता है रिफ्लक्स टैकीकार्डिया की, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया।
रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। तो ये क्या होता है और कैसे होता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिफ्लक्स टैकीकार्डिया जब भी हम पेशेंट्स को अगर अल्फा 1 ब्लॉकर दे रहे हैं तो कुछ पेशेंट्स, सारे नहीं, कुछ पेशेंट उनमें से आपके पास वापस आ सकते हैं और बोल देंगे कि मेरा ना हार्ट बीट बढ़ी रहती है, ज़्यादा है नॉर्मल से। सो हाउ इट हैपन्स, क्योंकि आपने पेशेंट्स को क्या किया, अल्फा 1 को ब्लॉक करवा दिया ब्लड वेसल्स पे, राइट। इसने क्या किया, अल्फा 1 ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, वैसोडाइलेशंस, ब्लड वेसल डायलेट की। ब्लड वेसल डायलेट की तो किसने सेंस किया, बैरो रिसेप्टर्स ने ब्लड वेसल्स में, राइट, कैरोटिड साइनस ने, इन्होंने सेंस किया। तो कहाँ गया सिग्नल, ब्रेन में। ब्रेन में सिग्नल गया तो ब्रेन क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ, क्या केमिकल रिलीज हुए, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जब रिलीज हुए तो वो क्या अल्फा 1 पे काम कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपने पेशेंट्स को तो अल्फा 1 ब्लॉकर दे रखा है, तो अल्फा 1 तो ऑलरेडी ब्लॉक है। तो ये जो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, बट आपके बीटा 1 रिसेप्टर क्या ब्लॉक है, नहीं। तो ये जो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन है ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। बीटा 1 पे रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, और इस टैकीकार्डिया को हम बोलते हैं रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। पेशेंट्स कैन कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशंस एज वेल, कि उसकी अनयूजुअल हार्ट बीट, कि हार्ट बीट अनयूजुअल हो रही है, मतलब बैठा हुआ है आराम से, कोई स्टिमुलस नहीं है और उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, राइट। सो दैट इज वी कॉल्ड रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। ये जो भी हम अगर वैसोडाइलेटर पेशेंट्स को देते हैं, नॉट ओनली द अल्फा 1 ब्लॉकर, कोई भी अगर आप आर्टियल डायलेटर ऐसी दवाई दे रहे हो जो आर्टरीज को डायलेट कर रही है या वेन्स को डायलेट कर रही है, या अल्फा 1 ब्लॉकर दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी सेंस करेगी कि आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, वैसोडाइलेशन हुई है, बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे, कैरोटिड साइनस सेंस करेगी, उसका सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन पूरी बॉडी में रिलीज होगा। पूरी बॉडी में रिलीज होगा तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपने ब्लॉक कर रखे हैं, या ब्लड वेसल आपने ऑलरेडी डायलेट कर रखी हैं, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे नहीं। तो जो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो बच गया वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो करेगा बीटा 1 रिसेप्टर पे। बीटा 1 पे करेगा तो क्या करेगा, टैकीकार्डिया करेगा, राइट। सो दैट इज द रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। सो इन मैनी पेशेंट्स यू कैन ऑब्जर्व दैट जब आप वैसोडाइलेटर पे शुरू करते हो पेशेंट्स को तो इट कैन कंप्लेन ऑफ रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, राइट। दैट इज द वन. Another is it could result in orthostatic hypotension as well. Orthostatic hypotensions. Orthostatic hypotensions. Orthostatic hypotension. Hypotension means blood pressure आपका कम हो रहा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उससे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशंस जब आपका ब्लड प्रेशर स्टैंडिंग पोजीशंस पे कम हो रहा है. आप जैसे रात को सोए हुए हो, सुबह उठे एकदम खड़े हो रहे हो, तो नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, जब हम पूरी रात सो रहे हो लाइंग पोजीशन में हैं, जब सडनली खड़े हुए तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो सारी वेन्स और इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और हमारे वेंट्रिकल फिलिंग को बढ़ाएगा और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, राइट. सारी वेन्स आर्टरीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, राइट. अब जब आपने पेशेंट्स को दे रखा है वैसोडाइलेटर, जब आपने पेशेंट्स को दे रखा है अल्फा 1 ब्लॉकर, आर्टियल डायलेटर लाइक मिनॉक्सिडिल, हाइड्राइलाजिन, नाइट्रोप्यूसाइड, तो क्या होगा उस पेशेंट में, वो भी रात को सोया हुआ है, रात को सोया वो जब सुबह खड़ा हो रहा है तो इट कैन बी ब्लैक आउट, वो गिर भी सकता है, वो उसका ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर सकता है. क्यों कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी ट्राई करेगी, जैसे नॉर्मल बॉडी में कैसे मेंटेन हो रहा है, जब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज फटाफट हमारी वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सारा ब्लड हार्ट की तरफ, और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है. पर जो पेशेंट्स ऑलरेडी ऐसी दवाइयों पे है जो ब्लड वेसल को खुला रखती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगी, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएंगी, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो गिर सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है, गिर सकता है. तो दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड विद vasodilators drugs. Orthostatic hypotension can also observe. So few patients can tell you
कि मैंने आपकी दवाई खाई, उससे मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, सो दैट आर द रीज़न व्हेन वी आर पुटिंग द पेशेंट्स ऑन द वैसोडाइलेटर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया क्यों हो रहा था? क्योंकि आपने ऐसी दवाई दी है जो ब्लड वेसल को डायलेट कर रही हैं, तो आपका इट विल बी सेंस बाय द सेंसर, वो सिग्नल भेजेंगी ब्रेन को, ब्रेन ने उसके रिस्पॉन्स में आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन रिलीज हुए। जब ये रिलीज हुए तो अल्फा रिसेप्टर तो आपने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखे हैं, तो कौन से रिसेप्टर अवेलेबल है उसको एक्ट करने के लिए? बीटा वन। बीटा वन कहाँ पे है? हार्ट पे। तो क्या करेगा? टैकीकार्डिया कर देगा, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया भी कॉल्ड। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या हो रहा है? नॉर्मली आप सोए हुए हो, आप सुबह उठ रहे हो, आपकी जब उठ रहे हो तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होना है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होगा? आपकी वेन्स जो है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, वेंट्रिकल फिलिंग बढ़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। पर जो पेशेंट्स ये दवाइयाँ खा रहा है, वैसोडाइलेटर और अल्फा 1 ब्लॉकर, उसकी बॉडी भी ट्राई करेगी कि वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाए, पर आपने ऑलरेडी ऐसी दवाई दे रखी है जो कि वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट ही ना करने नहीं देगी, तो उस केस में क्या होगा? ब्लड प्रेशर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो सडनली ब्लैकआउट हो सकता है, गिर सकता है। दैट इज़ योर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ओके, थैंक यू।